जस्टिन बीबर की कहानी को हमेशा एक परफेक्ट पॉप स्टार की कहानी समझा जाता है, लेकिन इस लाइमलाइट के पीछे एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सच्चाई छुपी हुई है। साल था 2010। एक 16 साल का कनेडियन लड़का स्टेज पे खड़ा है, सोल्ड आउट अरीना, हजारों स्क्रीमिंग फैंस और हर टीनेज प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही नाम डोमिनेट कर रहा है और वो है जस्टिन बीबर। बेबी सॉन्ग रेडियो और चार्ट्स पर रिकॉर्ड तोड़ रहा था और बीबर बिलबोर्ड 200 पर डेकेड्स के सबसे बड़े यंग सोलो मेल आर्टिस्ट बन जाते हैं, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे आया था। एंटायर वर्ल्ड लव्ड हिम। लेकिन 2022 तक आते आते उसकी इमेज बिल्कुल बदल गई थी। वही जस्टिन बीबर था, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कैमरे पे आकर वो बताता है कि उसकी एक आंख बंद नहीं हो रही है और मुंह के एक साइड से स्माइल नहीं कर पा रहा है वो। As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. रैमजी हंट सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बाद उसका जस्टिस वर्ल्ड टूर कैंसिल हो जाता है और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स एक ऐसे सुपरस्टार को देख रहे थे जो फिजिकली और इमोशनली स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन फिर आता है 2026 कोचेला। जस्टिन ने स्टेज पे वापस कदम रखा था। प्रेस ने इसे एक कमबैक का नाम दिया, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक मिसिंग थी। पापरात्सीज अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी मैरिज पर स्क्रूटनी कर रहे हैं। Why did you not marry Selena? एंड हर इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछा जाता है, आर यू ओके? तो यहाँ पर असली क्वेश्चन आखिर ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे वो छोटा लड़का जो स्ट्रैटफोर्ड ओंटारियो की गलियों में गाता था, वो एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसे CNN ने ट्रबल्ड स्पाइरल कहा? कैसे वो बच्चा जो 1 मार्च 1994 को पैदा हुआ था और जिसकी माँ पैटी मेलेटी ने उसे अकेले पाला था, वो दुनिया का सबसे ओवर एक्सपोज सेलिब्रिटी बन गया? और सबसे जरूरी सवाल, इसकी वजह आखिर क्या थी? क्या ये सब कुछ उसकी अपनी पर्सनल गलतियों की वजह से हुआ था या इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में कुछ और ही चल रहा था उस टाइम पर? दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज रियलिटी कि जस्टिन बीबर को बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज किया गया था। उसका मतलब ये है कि उस बच्चे को एक प्रोडक्ट बना दिया गया था। बचपन में जब वो अपनी माँ के साथ स्ट्रगल कर रहा था और उसकी फैमिली में बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगियां थी, तब स्कूटर ब्राउन नाम के एक म्यूजिक एग्जीक्यूटिव ने उसकी यूट्यूब वीडियो देखी। ब्राउन ने पैटी को ट्रैक किया, उन्हें अटलांटा बुलाया और जस्टिन को अशर से मिलवाया। इसके बाद RBMG और आइलैंड डेफ जैम के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसी दिन एक इंडस्ट्रियल मशीन चालू हो गई थी। एक ऐसी फैक्ट्री जहां एक 13 से 14 साल का बच्चा रॉ मटेरियल था बस, एंड दुनिया को एक फाइनल पॉलिश्ड प्रोडक्ट चाहिए था। टूर्स, एल्बम्स, मर्चेंडाइज, इंटरव्यूज और हिट सॉन्ग्स, जैसे ही ये चीजें बैंकेबल हुई, उसकी पूरी की पूरी लाइफ को कमर्शियलाइज कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जस्टिन की स्टोरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर था और वो ये था कि वो सोशल मीडिया एरा से पहले ही एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल स्टार था। वो यूट्यूब पे डिस्कवर हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड किया वो अपने आप ही, और पापरात्सीज हर जगह उसका पीछा करने लगे थे। उसकी प्राइवेट लाइफ का कोई भी हिस्सा पर्सनल नहीं बचा था उस पॉइंट पर। एंड व्हेन दिस प्रेशर बिल्ट अप, तो जब वो 19 से 20 साल का था और इंडस्ट्री ने उससे एक मैच्योर आर्टिस्ट प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था, तब उसकी पर्सनैलिटी में क्रैक्स दिखने लगे थे। साल 2013 और 2014 में CNN, ग्लोबल न्यूज और हॉलीवुड रिपोर्टर ने उसके बिहेवियर को कवर करना शुरू कर दिया था। एगिंग केस हो गया, मायामी DUI हो गया, रेस्टिंग अरेस्ट हो गया और पापरात्सीज के साथ उसकी फिजिकल फाइट्स अब हेडलाइन बनने लगी थी। लेट नाइट शोज और इंटरनेट पर उसका मजाक उड़ने लगा था। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे एक कड़वा सच था। जो बच्चा 13 साल की उम्र में अटलांटा शिफ्ट हुआ था, जो 16 साल में दुनिया का सबसे बड़ा टीन स्टार बन गया था और 19 साल में पहली बार अरेस्ट हुआ था, उसने कभी एक नॉर्मल चाइल्डहुड देखा ही नहीं था। और इन सब के बीच में एंट्री होती है सेलेना गोमेज की। जेलिना का ये रिश्ता एक पूरी जनरेशन की लव स्टोरी बन गया था, टू बी ऑनेस्ट। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, सॉन्ग्स और क्रिटिक इंटरव्यूज, इन लोगों का ये सिलसिला बहुत ज्यादा चलते रहता था। आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम लोग जस्टिन बीबर के फैन होंगे तो तुम लोगों ने भी ये देखा ही होगा। फैंस ने इसमें साइड ले लिए थे और यहाँ पे पूरे एक डेकेड तक
काइंडा सिमिलर एक नैरेटिव चलता रहा था। और फिर अचानक 2018 में हेली बॉल्डविन से जस्टिन बीबर की एंगेजमेंट और शादी भी हो गई थी बहुत ही ज्यादा जल्दी। इस चीज से सेलिना के फैंस का दिल टूट गया था और हेली को ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा हेट मिली थी। लेकिन किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि इंटरनल लेवल पे आखिर जस्टिन बीबर के दिल में क्या चल रहा था। वो इस बात को खुद बाद में एडमिट करेगा कि वो डिप्रेशन में था, वो यूज में था और ट्रॉमा से गुजर रहा था। जब जस्टिन ने 2020 में चेंजेस और 2021 में जस्टिस एल्बम रिलीज किए, तब इंटरव्यूज में हमें उसका इमोशनल ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था। जस्टिन बीबर को लाइम डिजीज और फिर रैमसी हंट सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था। उसके टूर्स कैंसिल हुए और वो काफी ज्यादा स्टेज से दूर जा चुका था। बिजनेस इनसाइडर ने उस टाइम पर उसे एक इमोशनल ब्रेकडाउन आफ्टर मैरिंग हेली का टाइटल दिया था। पीपल मैगजीन ने हेल्थ स्केयर्स कवर किए और टीवी गाइड ने इस पूरे करियर ग्राफ को एक डाउनवर्ड स्पाइरल का नाम दिया। तो इससे पहले कि हम लोग जस्टिन बीबर के बारे में बात करें, ये सिर्फ एक पॉप स्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक गिफ्टेड बच्चे की जिसे दुनिया ने बच्चा रहने नहीं दिया। उसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया गया था हमेशा से। ये कहानी है चाइल्ड स्टारडम के उस खतरनाक साइड की जहाँ फेम तो मिलता है पर प्रोटेक्शन नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटफोर्ड की गलियों से लेकर कोचेला 2026 के स्टेज तक। बात करेंगे उस YouTube वीडियो की जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अपलोड की गई थी, लेकिन उन्हीं वीडियोस ने एक बच्चे को सुपरस्टार बना दिया था। हम बात करेंगे उसकी मेडिकल कंडीशन की, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में और उन सवालों की जिनका आंसर कभी भी किसी को नहीं मिला। क्योंकि जो लोग ये चीज सोचते हैं कि उन्हें जस्टिन बीबर की स्टोरी पता है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरफेस देखा है इस कहानी का। क्योंकि 2026 में भी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ जस्टिन बीबर। हेलो गाइस, वेलकम टू नियो। और ये चैनल मैं और मेरा भाई साथ में चलाते हैं। हम दोनों ने ये कसम खाई है कि हम तुम्हें एंटरटेनिंग बट नो ओवर स्टिमुलेशन कंटेंट देंगे, सो दैट तुम लोग का दिमाग एकदम फ्राई ना हो जाए हर एक चीज से। सो इफ यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये हम दोनों के मोरल के लिए बहुत ही ज्यादा बूस्टिंग होगा। एंड अगेन, ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ओवर स्टिमुलेटिंग नहीं होगी। सो अगर तुम लोग ऐसा कंटेंट नहीं देख सकते हो, सो आई वुड जस्ट रिकमेंड यू कि अभी क्लिक ऑफ कर दो। बट विद दैट, सिट बैक, रिलैक्स, अपना काम करते रहो तुम लोग एंड जस्ट लिसन टू अस। मैं और मेरे भाई की तरफ से आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर वाचिंग। कहानी शुरू होती है कनाडा के एक छोटे से शहर ओंटारियो से, जहां 1 मार्च 1994 को जस्टिन बीबर का जन्म हुआ था, लेकिन उसका बचपन बीता था स्ट्रैटफोर्ड ओंटारियो में। यहाँ पर इस कहानी का पहला क्रूशियल कैरेक्टर सामने आता है, उसकी मॉम पैटी मिलेट। पैटी एक यंग सिंगल मदर थी जो अपने बच्चे को अकेले रेज कर रही थी। उनके घर की, अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी एंड फैमिली स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल था उन लोग का। पैटी पर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का और उसे नर्चर करने का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। और इसी माहौल के बीच जस्टिन में म्यूजिक को लेकर एक नेचुरल इंक्लिनेशन दिखने लगा था। जस्टिन ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि कोई प्रोफेशनल टीचर रखा जा सके उसके लिए। इसीलिए जस्टिन ने ड्रम्स और गिटार, पियानो और ट्रम्पेट खुद ही बजाना सीख लिया था, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। और इसी चीज से कहीं ना कहीं उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिकल गिफ्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। बट उसका बचपन एक बहुत ही ज्यादा अजीब से कॉन्ट्रडिक्शन से गुजर रहा था। एक तरफ उसका परिवार था जो कि अगेन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उनके घर में इंस्टेबिलिटी थी, ऑफ कोर्स ये बात है, डिवोर्स पेरेंट्स थे। और दूसरी तरफ था उसका नेचुरल टैलेंट। ये एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी है। लाइक इवन व्हेन आई हियर अबाउट जस्टिन बीबर की स्टोरी, मुझे लगता है कि कहां से शुरू हो गया था वो। एंड क्लासिक अंडरडॉग की बेसिकली स्टोरी ये होती है कि जहां जीरो से शुरुआत होती है और फिर आदमी एकदम आसान मेरा कहने का मतलब ये था कि जहां जीरो से शुरुआत होती है और आदमी एकदम आसमान छू लेता है, लेकिन इस जर्नी की उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। 2007 तक आते आते जस्टिन लोकल टैलेंट कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने लगा था। उसकी आवाज सुनकर लोग रुक जाते थे वहां पर। पैटी ने सोचा कि क्यों ना हम इन परफॉर्मेंस की वीडियोस को YouTube पे अपलोड कर दें, ताकि ये सारी की सारी वीडियोस उसके लॉन्ग जो डिस्टेंस रिलेटिव्स थे वो देख सके। इसके पीछे कोई भी कमर्शियल मास्टर प्लान नहीं था उनका, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें बहुत सारे व्यूज चाहिए थे। They just wanted to share these videos with their loved ones। लेकिन इंटरनेट पर लोग इन वीडियोस को डिस्कवर करने लगे थे एंड व्यूज बहुत जल्द बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसी दौरान स्कूटर ब्रॉन नाम के एक म्यूजिक एग्जीक्यूटिव ने इंटरनेट पर जस्टिन बीबर की वीडियो देखी थी।
वो उस टाइम पर एक नया टैलेंट ढूंढ रहे थे एंड जस्टिन बीबर ही जस्ट फिट राइट इन फॉर हिम। जब वो रैंडम सर्फिंग करते हुए जस्टिन की वीडियोस पर रुके तो उन्हें इस बच्चे में जबरदस्त कमर्शियल पोटेंशियल दिखा था एंड दैट वर्ड इज वेरी स्पेसिफिक राइट है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। स्कूटर ब्रॉन ने कड़ी मेहनत के बाद उसकी फैमिली को, जस्टिन की फैमिली को ट्रैक कर लिया था और उन्होंने पेटी जस्टिन बीबर की मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन पहले जस्टिन बीबर की मॉम को लगा था कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मजाक है, आखिर कोई इतना बड़ा आदमी मुझे कांटेक्ट क्यों करेगा। लेकिन बाद में जब वो कन्विंस हो गई थी तो फिर स्कूटर ने ये चीज पिच करी कि अपने बेटे को अटलांटा ले आओ, मैं इसे एक बड़ा स्टार बना सकता हूँ। नाउ ये जो स्टोरी है यहाँ पर जस्टिन बीबर को डिस्कवर करने के पीछे ना बहुत सारे लोगों का नाम आता है। बहुत सारे लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं कि हमने जस्टिन बीबर को डिस्कवर करा था, हमने उसे बनाया था या फिर हमने उसे डिस्कवर करा था। सो स्कूटर ब्रॉन का नाम तो इस चीज़ में आता ही है, लेकिन यहाँ पे और भी लोगों के नाम आते हैं जैसे कि हो गया अशर और कभी कभी तो ड्रे का नाम भी आता है इस चीज़ में। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द स्कूटर एंड जस्टिन बीबर का मूव, एक सिंगल मदर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। पैटी को इंडस्ट्री के खतरों के बारे में एग्जैक्टली पता तो नहीं था बट शी हैड अ अंदाजा और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेजिटेंट भी थी। लेकिन स्ट्रैटफोर्ड में रहकर जस्टिन का फ्यूचर क्या ही होता, तो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्होंने अटलांटा जाने का फैसला किया। अटलांटा पहुंचकर स्कूटर ब्रॉन ने उन्हें अशर से मिलवाया जो उस दौर के सबसे बड़े R&B सिंगर थे। Oh my God, wait, I have to play a song by Usher जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, just give me a second। मुझे पता नहीं है तुम लोगों ने गाना सुना होगा कि नहीं सुना होगा, but yeah, it's one of my favorite Usher songs. Usher songs? Usher songs. What am I saying? Yeah. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी डांसिंग स्किल्स कैसी थी बाय द वे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू जस्टिन बीबर एंड अशर। ओके, अशर जस्टिन बीबर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और इसके बाद स्कूटर और अशर ने मिलकर RBMG कंपनी बनाई और आइलैंड डेफ जैम लेबल के साथ जस्टिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था और यहीं से एक बच्चा पूरी तरीके से एक प्रोडक्ट में चेंज होने वाला था। उसकी कमर्शियल वायबिलिटी पर फोकस ज़्यादा था और इमोशनल वेलबींग पर बहुत ही ज़्यादा कम। एंड फिर यहाँ से शेड्यूल, डिमांड एंड डिलीवरेबल्स ने उसके बचपन की जगह ले ली थी। अब जहां जस्टिन को स्टेज प्रेजेंस, मीडिया ट्रेनिंग और वोकल कोचिंग दी जा रही थी, वहीं उसका बच्चा कुच्चा चाइल्डहुड खत्म हो रहा था। उसके स्ट्रैटफोर्ड के पुराने दोस्त अब उसकी रीच से बहुत ही ज्यादा बाहर थे और उसका स्कूलिंग स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल चुका था। ये पीरियड जस्टिन के लिए एक फाउंडेशन था। वी एग्री ऑन दिस थिंग। जब हम आगे उसके रैपिड राइज और इमोशनल ब्रेकडाउन को देखेंगे तब हमें स्ट्रैटफोर्ड वाले बैकग्राउंड को याद रखना होगा ताकि हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। बट वट एवर इट वॉज, अब ये जस्टिन की नई रियलिटी थी और कुछ पाने के लिए उसे कुछ खोना पड़ रहा था यहाँ पर। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो क्या तुम अपना पूरा का पूरा बचपन खो देते सिर्फ स्टार बनने के लिए। वेल, स्टार बोलना तो बहुत ही ज्यादा बेकार होगा क्योंकि जस्टिन बीबर इज लाइक मेगा ह्यूज सुपरस्टार। ठीक है, एवरीबॉडी लव्स हिम। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम लोग ऐसा करते कि नहीं। ईयर 2009 में जस्टिन बीबर को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। पहला सिंगल था उसका वन टाइम, जिसमें जस्टिन बीबर के बाल बहुत ही ज्यादा स्वैग थे। आई रिमेंबर दैट थिंग सो क्लियरली राइट नाउ। एंड उसके बाद आया वन लेस लोनली गर्ल। बाय द वे, तुम लोगों ने वन लेस लोनली गर्ल ये अभी बिली आइलिश वाली वीडियो देखी? बिली आइलिश इज मी जस्ट इन अ फीमेल बॉडी एंड आई वोंट लिसन टू एनीथिंग एल्स। इन दोनों गानों को टीनेज ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद उसकी डेब्यूट EP आई थी माई वर्ड, जिसने उसे एक टीन ब्रेकआउट स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन इंडस्ट्री अभी लॉन्च को टेस्ट कर रही थी उसके लिए। असली टर्निंग पॉइंट तो अभी आना बाकी था। 2010 में जब माई वर्ड 2.0 एल्बम रिलीज हुआ और उसका लीड सिंगल बेबी ड्रॉप हुआ, तब पूरी दुनिया का म्यूजिक सीन हिल गया था। एंड दिस इज वेयर आई फाउंड जस्टिन बीबर। मेरी एक बहन है, वो बहुत ज्यादा ऐसे अमेरिकन शोज देखा करती थी, अमेरिकन आर्टिस्ट को सुना करती थी, जैसे माइली साइरस हो गया या फिर और भी बहुत सारे, वन डायरेक्शन हो गया, राइट। एंड उसी के थ्रू कहीं ना कहीं मुझे जस्टिन बीबर के बारे में पता चला था। बट इट वाज वेरी अर्ली, लाइक जस्टिन बीबर उस टाइम पे आया ही था। एंड डूड, आई वोंट लाई अबाउट दिस थिंग, जैसे ही मैंने बेबी सुना था आई वाज हुक्ड। मुझे पता नहीं क्यों, बट लाइक बहुत सारे लोगों को ना जस्टिन बीबर उस टाइम पे क्रेज लगता था या फिर हेट होता था। मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी फील नहीं हुआ। लाइक नो मैटर व्हाट लोगों के ओपिनियन होते थे जस्टिन बीबर के बारे में, आई
Like the kid in me knew this thing कि he was a star through and through. But again carrying on, बेबी एक ग्लोबल फिनोमिनॉन बन गया था. YouTube पे रिकॉर्ड्स टूट गए थे इसकी वजह से और हर जगह इस बच्चे के पोस्टर्स देखने लगे थे. इस गाने ने बीबर को रातों रात आसमान पर बिठा दिया था. एल्बम उसकी बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर आई थी और वो डेकेड्स का सबसे बड़ा यंग सोलो मेल आर्टिस्ट बन गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी. लेकिन तुम लोग भी इस बात के बारे में जानते ही होगे कि जब बेबी आया था वो हिट तो बना था लेकिन ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस. लोग इस गाने के बारे में बात कर रहे थे, लोग इस म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, बट अगेन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. आई थिंक सो ये उस टाइम पे या फिर उसके थोड़ा टाइम बाद पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड म्यूजिक वीडियो थी यूट्यूब पर. एंड कहीं ना कहीं लोग इस गाने का और जस्टिन बीबर का मजाक भी उड़ा रहे थे, जबकि इस गाने में ड्रेक भी है. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस थिंग, लेकिन बेबी म्यूजिक वीडियो में जो कि जस्टिन बीबर का पहला हिट सॉन्ग था, उसमें ड्रेक बैठा हुआ है पीछे. Why is Drake every single where? I genuinely have no idea. लेकिन यहाँ से शुरू हुआ था उसका ओवर एक्सपोजर वाला एरा. उसका चेहरा हर मैगजीन, हर बिलबोर्ड और हर न्यूज चैनल पर था. लोग उससे ऑब्सेस हो गए थे और इससे एक फिनोमिनन का जन्म हुआ था जिसे न्यूज आउटलेट ने बोला था बीबर फीवर. अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम में से कितने लोगों को बीबर फीवर था. एंड देयर इज नो नीड टू लाई. तुम लोग मुझे सच बोल सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें था. Admitting that thing won't change your past, so just admit that thing right now. But anyways, जस्टिन बीबर को लेकर पैरासोशल फैंडम बिल्ड होने लगा था, जहां फैंस उसे अपना एक पर्सनल फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड समझने लगे थे. इस ओवर एक्सपोजर से जस्टिन बीबर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राइज पर आया था, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट भी था, जो कि थे रिलेंटलेस पापरात्सीज. जब भी मैं पापरात्सीज वर्ड बोलता हूँ मुझे हमेशा उर्फी की याद आती है, तो शाउट आउट टू यू उर्फी, वी मिस यू. मैंने वी मिस यू ऐसे क्यों बोला? उर्फी इज वेल एंड गुड, ओके, नेवर माइंड. बट या उसकी हर एक एक्टिविटी को, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे फिर वो प्राइवेट मोमेंट्स हो, चाहे वो फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हो, हर एक चीज उसकी कैमरा पर डॉक्यूमेंट होने लगी थी. इससे जस्टिन बीबर को तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन इससे इंडस्ट्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये कंटिन्यूस पब्लिसिटी ही उसकी सेल्स जनरेट कर रही थी. जस्टिन को, एंड माइंड माय वर्ड, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था बिना ये सोचे कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल की है. लेकिन उसके कॉन्फ्लिक्ट सक्सेस के बाद नहीं बल्कि इसी सक्सेस के दौरान शुरू हो चुके थे. मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा था, जोक्स बनाए जा रहे थे उसके ऊपर, और इंटरनेट पर उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, एज यू ऑल नो. इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में उसके फैंस और भी ज्यादा डिफेंसिव और एग्रेसिव होते जा रहे थे, और ये साइकिल बस कंटिन्यू ही हो रही थी. यहाँ पर इट वॉज क्लियर कि जस्टिन की इस इमेज को एडल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे. They always thought कि ये बस छोटी लड़कियों के लिए ही रहेगा, like he will only be a star to these little girls. Despite so many times जब जस्टिन को adults ने ग्रोप करा था. इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इस वीडियो में टच कर लूंगा इस टॉपिक पर, लेकिन ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है. बट ये जो इमेज थी जस्टिन की, a swagger who always wears a purple color, big chunky shoes and swooped बाल, इसको कहीं ना कहीं अब जस्टिन से रिलेट करा जा रहा था. चाहकर या फिर ना चाहकर भी इन सभी चीजों को जस्टिन से रिलेट करने लगे थे लोग, और अगर इन चीजों को पसंद करता कोई तो उसे क्रेजी फैन कहकर अंडरमाइन कर दिया जाता था. और अगर तुम एक लड़के होते और इन सारी चीजों को पसंद करते या फिर जस्टिन बीबर को पसंद करते तो तुम्हें और भी ज्यादा स्क्रूटनी मिलती थी. ठीक है, नॉट टू योर भाई, तो तुम्हारा भाई तो फुल ऑन अपनी बहन के साथ जस्टिन बीबर के गाना सुनता था. ठीक है, एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि मैंने जस्टिन बीबर को इतनी ज्यादा यंग एज में सुना था, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ क्रूशियल फॉर माय ओन म्यूजिक जर्नी. आई एम नॉट गोना लाई, मेरे बहुत सारे गाने R&B बेस्ड हैं, एंड इट विल बी अ लाई टू से दिस थिंग कि ये सॉन्ग्स जस्टिन या फिर जो और पुराने R&B सिंगर्स थे उनसे इंस्पायर्ड नहीं है. सो अगेन आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अपनी यंग एज में R&B सिंगर्स को सुनता था. एंड अगर तुम लोग को मेरे गाने सुनने हैं तो गो ऑन Spotify, जस्ट सर्च माय नेम. बट लेट्स गेट बैक टू जस्टिन राइट नाउ. 2012 में जब वो 18 साल का हुआ था, तब उसकी इमेज को शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी और उसे एक मैच्योर आर्टिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था. ये चीज तुम लोगों ने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ देखी होगी, कहीं ना कहीं माइली साइरस के साथ भी ये चीज हुई थी, और ओलिविया रोड्रिगो के साथ ये चीज हुई थी, और I cannot remember anyone else right now, but yeah, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ये चीज होती है. और उसकी एल्बम आई थी बिलीव, और उसका सिंगल आया था बॉयफ्रेंड. इस सिंगल ने उसे एक मैच्योर कॉन्फिडेंट टोन से सेट किया था. उसका इंटरनेशनल फैन बेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और सोशल मीडिया पर उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था किसी से भी. Wish I was your boyfriend and never let you go. I can take you places you have never been before.
लेकिन यहाँ पे जो जस्टिन बीबर का स्केल था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। पापरात्सी के कन्फ्रंटेशंस बढ़ चुके थे उसके ऊपर, और उसका जो वर्कलोड था वो एक इंसान की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर था। जस्ट फॉर यू टू फैथम दिस थिंग, साल में 200 से भी ज़्यादा डेट्स पर परफॉर्म करता था वो, और कंटिन्यूस स्टूडियो वर्क ने जस्टिन को फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर ही दिया था उस टाइम पर। बट स्टिल वो आगे काम करता रहा और गाने, शोज, इंटरव्यू सब कुछ करता रहा। ही हैड ग्रोन एट दैट पॉइंट, पर वो फिर भी बस 18 साल का एक बच्चा ही था, और ये सब कुछ करना कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। I know this thing, but I really admire him for putting up from himself. Like putting up for himself, his family, he knew what he had to do and he was doing it. ये बात डिनाई करना मुश्किल होगी कि कहीं ना कहीं वो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को एंजॉय करता होगा। लेकिन अगेन एक 18 साल के बच्चे के लिए 365 दिन में से 200 दिन परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, एंड इस बात को हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। 2015 में जस्टिन ने पर्पस एल्बम के साथ एक सॉलिड म्यूजिकल कमबैक किया, जिसमें सॉरी और लव योरसेल्फ जैसे हिट्स आए थे। I don't know about you guys, but मुझे पर्सनली ये एल्बम कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। I mean, I love all of his music, but Purpose just did not hit for me. Probably because I was so used to Justin sounding a specific way. पर जब again Purpose आया तो he had changed a lot, he had matured a lot. और तब मैं उस टाइम पर 40 साल का हो गया था, और मेरे दिमाग में ना एक सेट इमेज बन गई थी जस्टिन बीबर की, that he should sound like this and not that mature. पता नहीं मेरे बुढ़े दिमाग में क्या चल रहा था, but yeah, Purpose did not hit for me. Musically वो mature तो हो गया था, लेकिन internally उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो रही थी। 2013 से 2014 के दौरान जस्टिन बीबर 19 साल का था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था उसके लिए, लेकिन उसकी पब्लिक इमेज सिवियरली डिटेरियोरेट हो रही थी। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, बल्कि उस रिलेंटलेस प्रेशर का डायरेक्ट रिजल्ट था जो वो सालों से झेल रहा था। यू ऑल हैव सीन दिस क्लिप, आई एम प्रीटी श्योर। 2014 में उसके ऊपर एगिंग केस के तहत प्रॉपर्टी डैमेज के चार्जेस लगा दिए गए थे, और उसके घर पर पुलिस ने रेड मारी थी। कुछ महीनों बाद मायामी में उस पे DUI और रेजिस्टिंग अरेस्ट के चार्जेस में कस्टडी में ले लिया गया था उसे। वो स्माइलिंग मगशॉट जो उसका वायरल हुआ था उस टाइम पर, वो मीडिया के लिए एक परफेक्ट वेपन बन गया था, ये दिखाने के लिए कि जस्टिन बीबर आउट ऑफ कंट्रोल है। आज तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है बाय द वे कि इसमें गलती आखिर किसकी थी। क्या जस्टिन बीबर को यहाँ पे प्रोवोक करा गया था या फिर उस नेबर की ही गलती थी? बट दिस होल थिंग वाज अ PR डिजास्टर फॉर जस्टिन। CNN, ग्लोबल न्यूज और हॉलीवुड रिपोर्टर जैसे आउटलेट्स ने इस दौर को एक नॉर्मल गॉसिप की तरह नहीं, बल्कि उसकी लाइफ के एक ट्रबल्ड स्पाइरल की तरह ट्रीट किया था। इस मीडिया नैरेटिव ने उसे एक कॉशनरी टेल बना दिया था। पापरात्सीज उसे इंटेंशनली प्रोवोक करने लगे थे ताकि उन्हें कोई अग्रेसिव रिएक्शन मिल सके, जिससे वो वीडियो बना सके, इसे बेच सकें और पैसे कमा सके। जब भी जस्टिन रिएक्ट करता था तो वो एक हेडलाइन बन जाती थी, जैसे कि बीबर लूजेस इट अगेन, आई एम क्लॉकिंग ऑन बिजनेस, ये वाला ठीक है, ये वाला मीम तुम लोगों ने पक्का देखा ही होगा। ये अभी उसने क्या बोलते हैं कोचेला 2026 में भी दिखाया था अपना, बाय द वे। बट दिस इज ऑल्सो समवन प्रोवोकिंग जस्टिन एंड देन सेलिंग इट टू मीडिया। जस्टिन को पता था यहाँ पर कि क्या होने वाला है, एंड दैट पापरासी डिड प्रूव जस्टिन राइट, क्योंकि उसने एग्जैक्टली वैसे ही करा। ही सोल्ड दैट फुटेज एंड इसके बाद उसे पैसे मिले थे, और अब तुम लोग ये फुटेज देख सकते हो बाय द वे दोबारा। I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, Joe. I don't give a if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. At the beach. You know what I'm saying? You don't think I'm a real guy, do you? You're gonna take this video out of context. You're gonna say I'm mad. I don't know who the paying you to provoke me, but I'm not the one. Okay? Stop provoking me. I'm a real dad, a real husband, a real man. All right, So don't do this to me. Okay? All right, cool. I'm not to be with. I don't know who's paying you to with me or provoke me, but I'm not the one. I don't care that you're on the sidewalk. I don't care what kind of dirty work, what kind of nasty you're getting paid in the background to provoke me, bro, but I'm not the one. I'm really not the one. I don't care that you're on the sidewalk, bro. Clearly you're here for an alternate agenda. Why would you want to be here to provoke me like this? This isn't love. You're not provoking, Joe. This isn't love, bro. This is weird, bro. Y'all are on some real weird shit. Literally. All right, have a good night, Justin. Okay, then go then have a good night somewhere else, man, for real. All right, Because cool. I'm not going to stand around here and let this happen. No sir. No way. No how. All right, cool.
This is the beach. You guys People have get to that be room at the beach. They do. They get to be at the beach. ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी बाय द वे कि लोगों ने पिटीशन साइन कर दिए थे कि उन्हें जस्टिन बीबर को कनाडा से डिपोर्ट करना था और लेट नाइट शोज उसका कंटिन्यूअस मजाक उड़ाते रहते थे उस टाइम पे। पुअर गाय, ही वाज सो स्मॉल एट दैट पॉइंट एंड लोग बस उसका मजाक उड़ा रहे थे यार इतने ज्यादा ग्लोबली। और इन्हीं सब के बीच अडल्ट मिसकंडक्ट भी शुरू हो गया था जस्टिन बीबर के ऊपर, जहां इन्वेसिव इंटरव्यूज में उससे अनकंफर्टेबल फील कराया जाता था, उससे अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते थे और उसे स्पॉट पे रखा जाता था। ये एक बहुत ही बड़ा और डिस्टर्बिंग टॉपिक है, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके बारे में बात करूं या फिर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, बिकॉज जैसे मैं शुरुआत में बोला कि ये सेक्शन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट रखता है, इसलिए यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज ये पहली वीडियो है इतनी बड़ी एंड हम लोग इसे थोड़ा लाइट हार्टेड ही रखते हैं अभी के लिए। लेकिन इस केओस के पैरेलल में उसकी पर्सनल लाइफ में सेलेना गोमेज के साथ एक इंटेंस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रही थी, जिसे मीडिया ने जेलिना कहकर पुकारा था। उनकी रिलेशनशिप को जेलिना कहकर पुकारा था। सो क्रिंज, व्हाट आर दीज मीडिया पीपल डूइंग सीरियसली। दोनों का ये रिश्ता पूरी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका था और फैंस इसमें डीपली इन्वॉल्व थे। इसी दौरान हेरी बॉल्डविन की एंट्री भी हुई थी और फैंस के बीच एक ट्रायंगल नैरेटिव डेवलप होने लगा था। एंड ये भी एक डीप टॉपिक है जस्टिन बीबर की लव लाइफ, तो आगे तो मैं इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूं मैं जस्टिन बीबर के ऊपर, सो या डू लेट मी नो। इस लेवल के प्रेशर, हैवी वर्कलोड और आइसोलेशन के बीच में जस्टिन के पास सपोर्ट सिस्टम की भारी कमी थी। उसके मैनेजमेंट का इंटरेस्ट बस उसे फंक्शनल रखने में था ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। वो पूरी दुनिया के सामने था लेकिन इंटरनली वो काफी ज्यादा अकेला था। एंड यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट, जस्टिन बीबर इतनी सारी चीजों से गुजर रहा था लेकिन जो जस्टिन बीबर का बिग फॉल बोलते हैं वो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, बिकॉज दैट वाज गोइंग टू कम आफ्टर 2018 की समर में 24 साल की उम्र में जस्टिन ने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया, हेली बॉल्डविन से एंगेजमेंट और कुछ महीनों बाद शादी। इस डिसीजन ने पूरे नैरेटिव को सेलेना जस्टिन एंड गेम से शिफ्ट करके मैरिज स्क्रूटनी और बैकलैश पर खड़ा कर दिया था। जेलिना फैंस ने हेली को ऑनलाइन बहुत बुरी तरह अटैक किया था, लेकिन इस शादी के तुरंत बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन सामने आया था। बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया था कि बीबर को ब्रेकडाउन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन, ट्रॉमा और अब्यूज से गुजर रहा था। जस्टिन ने खुद एडमिट किया था कि उसे पेन और एंजाइटी से बचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है और उसे ये लगता था उस टाइम पर कि वो ओवरडोज से मर जाएगा। इसके बाद जस्टिन को हेल्थ क्राइसिस ने घेर लिया था। उन्हें लाइम डिजीज और क्रॉनिक मोनो डायग्नोस हुआ था। हेटर्स ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया था, लेकिन वो सीरियसली फिजिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था उस टाइम पर। 2020 में जस्टिन ने चेंजेस और 2021 में जस्टिस एल्बम के जरिए म्यूजिक पर वापस फोकस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पहले जैसी रेलेवेंस फेड होने लगी थी और अब जस्टिन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। इस टाइम पे बाय द वे मैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से तो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी जस्टिन की। जस्टिन बीबर एक जब उसका बॉयफ्रेंड वाली एल्बम आई थी या फिर जब उसका ये पूरा बॉयफ्रेंड वाली चीज़ हुई थी, उस टाइम पर वो एक बैड बॉय की इमेज पोर्ट्रे कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना था। लाइक ही हैड शॉर्टर हेयर, वो नाइजीरियन लोगों के साथ घूमता था, ही यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ बैड शिट एंड ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ड्रग्स आल्सो। इस टाइम पर उसके टैटूज को लेकर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उससे स्क्रूटिनी मिलती थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब कुछ एकदम से ऐसा जो ड्रास्टिक चेंज था उसका इसीलिए था बिकॉज ही वांटेड हेल्प। लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। उसे सबको बस जस्टिन से फेम चाहिए था या फिर उससे पैसे चाहिए थे। लेकिन अभी भी हम वापस आ जाते हैं जस्टिन की शादी के ऊपर। इस मुश्किल दौर में हेली उसके साथ खड़ी रही, ठीक है, और जस्टिन को सपोर्ट करती रही। से व्हाट यू विल अबाउट हेली बीबर, शी इज लाइक अ प्रिटी गर्ल, उसका अपना खुद का चीज़ें हैं, वो काम करती है, राइट। शी इज़ हर ओन पर्सन एंड उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो हेली बीबर को पैसे की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब भी रिलेशनशिप में हो गया है, जस्टिन बीबर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ है, ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब भी जस्टिन बीबर को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, बचपन से तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जवानी से लेके जब तक इन दोनों की शादी हुई थी, हेली अकेली ऐसी इंसान थी जो हमेशा जस्टिन के साथ थी। कहीं कहीं मोमेंट में तो जस्टिन बीबर की माँ भी उसके साथ नहीं होती थी। सो आई थिंक सो कहीं ना कहीं
लाइक इट वाज अ गुड थिंग कि हेली की शादी जस्टिन से हुई, क्योंकि जस्टिन बीबर को कहीं ना कहीं पता था कि वो उसकी मदद करती रहेगी हमेशा। और बाय द वे हेली जस्टिन बीबर की तब मदद कर रही थी जब उससे मिनी स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स जैसी चीजों का सामना करना पड़ता था खुद के लिए। लेकिन टीवी वाले लोगों ने इसे अगेन पूरा का पूरा डिनाई कर दिया था और कहा था कि ये जस्टिन बीबर का बस डाउनवर्ड स्पाइरल है और वो नाटक कर रहा है। एक 14 साल के बच्चे को मशीन में डाल दिया गया था और 28 साल की उम्र में उस मशीन ने उसका पूरा फिजिकल और मेंटल ब्रेक डाउन कर दिया था। और इसकी अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है किसी ने भी नहीं ली थी, क्योंकि जिस लेवल से वो साइन हुआ था उस लेवल ने नए स्टार्स साइन कर लिए थे और मैनेजमेंट जस्टिन बीबर को छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। अब तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को लग रहा था कि जस्टिन बीबर तो खत्म हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसके 2-3 गाने हैं लेकिन जस्टिन बीबर का अब कोई नाम नहीं है। लेकिन जस्टिन बीबर, एंड आई एम सो हैप्पी टू से सेइंग, जस्टिन बीबर 2026 में कोचेला स्टेज पर आने वाला था और वहां पे आके जस्टिन बीबर तोड़ फोड़ करने वाला था ऐसे बैठकर। अगेन दिस इज माय फेवरेट पार्ट टू टॉक अबाउट जस्टिन बीबर का कमबैक। 2026 के कोचेला फेस्टिवल में जस्टिन बीबर ने वापस कदम रखा। 4 साल स्टेज से दूर रहने के बाद ये एक मेजर कमबैक मोमेंट था उसके लिए। GMA नेटवर्क और याहू एंटरटेनमेंट ने उसके रिटर्न को कवर किया। उसकी पूरी परफॉर्मेंस पहले की तरह हाइपर एक्टिव नहीं थी, बल्कि थोड़ी रिलैक्स नहीं, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और लेट बैक थी। It was one of the best Justin Bieber concerts। अगर तुम लोग मेरे से अग्री करते हो तो say hell yeah। He was so nostalgic and उसके जो रूट्स से YouTube उसने उसको पूरा का पूरा दिखाया था। No matter what people say कि he was lazy, whatever, I don't care। उसने अपने रूट पे stuck by करा and that was one of the greatest performance that he gave। बंदे को स्टेज पे ऑटो ट्यून भी नहीं चाहिए था, इतना अच्छा था वो। लेकिन प्रेस ने फिर भी उसे अभी भी उसी लेंस से देखना शुरू कर दिया था that they were concerned about him, that he was nostalgic and उसके पास को कोलैप्स के बारे में लोग बात कर रहे थे, उसके आर्टिकल्स को लेके आ रहा था, याड़ा याड़ा याड़ा। ठीक है, हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि जस्टिन बीबर इज नाइदर फुल्ली बैक नॉर फुल्ली गॉन। उसकी पब्लिक इमेज हमेशा चाइल्ड स्टारडम के आफ्टर शॉक से जो पहले शेप हो रखी थी वैसी ही रहेगी। वो अब एक अडल्ट है, ही इज मैरिड एंड ही इज एन आर्टिस्ट स्टिल, लेकिन दुनिया के लिए वो हमेशा वही बेबी वाला सिंगर रहेगा। जस्टिन बीबर के कमबैक के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, सो हमको ये ना रैप डाउन करना पड़ेगा। अब इस स्टोरी का टेक अवे टैलेंट की लिमिटेशन और चाइल्डहुड प्रोटेक्शन की जरूरत को हाईलाइट करता है। टैलेंट जस्टिन बीबर को एक्सप्लॉयटेशन से नहीं बचा पाया क्योंकि सिस्टम में प्रॉफिट प्रायोरिटी होती है हमेशा। इंडस्ट्री ने इससे कोई बड़ा लेसन नहीं सीखा और आज भी यंग टैलेंट को उसी साइकिल में डाला जाता है जिससे जस्टिन बीबर पहले गुजर चुका है। हम एज एन ऑडियंस भी इस फिनोमिनन के जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। उसके प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्रेकडाउन्स को एज एन एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बारे में सीरियसली बात ना करना एंड इसे बस एज एन एंटरटेनमेंट देखना। जस्टिन बीबर की जो रिकवरी है वो पार्शियल है और शायद से वो कभी पूरी तरीके से ठीक हो भी ना पाए, शायद से उसे कभी दोबारा से पीस ऑफ माइंड मिल भी ना पाए। लेकिन इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि जस्टिन बीबर ने एक ग्लोबल पहचान बनाई थी जो कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना शाहरुख खान के बारे में दैट ही इज वन ऑफ द लास्ट स्टार्स इन इंडिया, वैसे ही जस्टिन बीबर इज वन ऑफ द लास्ट स्टार, वन ऑफ द लास्ट पॉप स्टार इन द होल वर्ल्ड। एंड इस बात को मैं बिल्कुल ठोक के बोल सकता हूँ, नॉट जस्ट एज अ जस्टिन बीबर फैन बट seeing through whatever he did and basing it through whatever he did in his whole life। जिस चीज से जस्टिन बीबर ने सरवाइव करा है, जिस चीज के वो थ्रू गया है, शायद से उस चीज के थ्रू अगर कोई और इंसान जाता तो वो जिंदा भी नहीं रह पाता। लेकिन मानो या ना मानो, दैट वाज अ शॉर्ट रिकैप ऑफ, और यू कैन से अ राइज एंड फॉल ऑफ जस्टिन बीबर, बिलीव मी और नॉट। एंड अगेन ये चैनल मैं और मेरा भाई दोनों चलाते हैं, दिस इज रन बाय बोथ ऑफ अस, तो डू शो अस योर सपोर्ट एंड लेट मी नो कि तुम्हें आगे किस चीज पर वीडियो चाहिए। दिस फॉर्मेट इज रियली फन फॉर मी क्योंकि मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ एंड आई लव मेकिंग लॉन्गर वीडियोस क्योंकि मुझे याप करने के लिए मौका मिलता है। मेरे भाई को इस चीज को एडिट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी, लेकिन मुझे याप करने के लिए मिलता है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। बट अंटिल देन वी बोथ आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू अगेन गाइस, बाय बाय।